नमस्कार, डिजाना के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनावों के परिणाम लगभग पूरे आ चुके हैं। दूसरे चरण की गणना भी पूरी हो चुकी है। किस पार्टी ने क्या खोया है, क्या पाया है, इसका आकलन अब लगभग लंबे समय तक चलता रहेगा। इसी दरमियान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं। राष्ट्रीय महासचिव हैं। मध्य प्रदेश में कई साल मंत्री रहे हैं, कई विभागों के मंत्री रहे हैं। हरियाणा के जीत के शिल्पकार रहे हैं, उत्तराखंड में जीत के शिल्पकार रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां भारतीय जनता पार्टी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। यह अलग बात है कि वे विजयी आंकड़े तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक ताकत बनाने का अगर किसी को श्रेय है तो वो निश्चित रूप से कैलाश विजयवर्गीय को है। हाल ही में त्रिपुरा में उपचुनाव जिताकर लौटे हैं और आते ही त्रिपुरा से आते ही उन्होंने इंदौर में कमान संभाली और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेटवर्क को उन्होंने पुनः खड़ा किया और पुष्पमित्र भार्गव को, जो राजनीति में नए नवेले थे, प्रोफेशनल चेहरे थे, उनको लाखों मतों से विजयी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद ये निश्चित रूप से साबित हो गया है कि कैलाश विजयवर्गीय न केवल रणनीतिकार हैं बल्कि कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकने का उनमें अद्भुत मादा है। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रतीक जी। कैलाश जी, आप बहुत बड़े बड़े चुनाव लड़ा रहे थे। बंगाल में का तो मैंने जिक्र किया ही, लेकिन जब महापौर की चर्चा चल रही थी, टिकट की चर्चा चल रही थी, तब को आपको जिम्मेदारी गई थी त्रिपुरा में वहाँ उपचुनाव जितवाने की। लेकिन वहाँ से सीधे आप राष्ट्रीय फलक से एकदम लोकल बॉडी के चुनाव में आ गए। ऐसा तो नहीं कि आपके कद के अनुरूप चुनाव नहीं था? कद आपका बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का है, आपको उत्तराखंड लड़ाना होता है, हरियाणा लड़ाना होता है और आप इंदौर की गलियों गलियों में घूम रहे थे और कांग्रेस की भाषा में बोलूं तो गलियों गलियों की खाक छान रहे थे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ पहले, और मैं भले ही कितना भी बड़ा नेता बन जाऊँ, इंदौर के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। क्योंकि इंदौर शहर में मैं अपने आप को कभी भी नेता नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि इंदौर का कर्ज है मुझ पर, जिसको मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उतारूँ। और इसलिए इंदौर को बचाने के लिए, इंदौर को बढ़ाने के लिए, इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए यदि सही नेतृत्व नहीं होगा तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। क्या सच में चुनाव इतना फंस गया था भाजपा का कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता को रात के 2 बजे तक बरसते पानी में रोड शो करना पड़ा, वार्डों में जा जाके बैठकें करना पड़ी, और कई कार्यकर्ता कांग्रेस के कई जो चुनाव हार गए, उन्होंने चुनाव हारने के बाद ये कहा कि हमारे वार्ड में कैलाश विजयवर्गीय ने 30 बैठक की, हमारी यही जीत है। 30 बैठकें तो मैंने किसी वार्ड में नहीं की है। बाकी हाँ, मैंने गौरव जी, हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं, उनसे कहा कि जो कमज़ोर वार्ड है उसकी सूची मुझे दो, और मैं सिर्फ कमज़ोर वार्डों में गया, बहुत कम जो हमारे AA+ वार्डों में गया। मैं हमेशा सब कमज़ोर वार्डों में गया अधिकांश, और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें कम से कम 80% सफलता मिली कि मैं जिस भी कमज़ोर वार्ड जिसमें 20 श्रेणी के हो रहे थे, जो B+ थे, जो रात के 2 बजे बरस रहा पानी और आपका रोड शो चल रहा है। नहीं, ये तो देखिए, कोई भी अगर चाहे कि रात को 2 बजे निकले तो कोई निकल सकता है। कि जनता अगर खड़ी हुई है तो इसका मतलब है हमें प्यार करती है, भारतीय जनता पार्टी को प्यार करती है। तो जब जनता खड़ी हुई रात को, और विशेषकर महिला पार्टी को प्यार करती है, कैलाश विजयवर्गीय को प्यार करती है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नेता के लिए 2 बजे लोग नहीं खड़े थे। नहीं, मतलब देखिए, मैं तो मेयर रहा, आप जानते हैं, तो मेरा इंदौर में हर गली से काफ़ी संपर्क है। और मैंने, आपको मालूम होगा, मैं मेयर आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था, तो मैं इंदौर की हर गली में पहले ही घूम चुका और मेरा काफ़ी सबसे संपर्क है। और मैं कोशिश करता हूँ कि वो संपर्क जिंदा रहे, भले ही इंदौर के बाहर रहूँ मैं। जैसे आज भी आया तो मेरे को कहाँ कहाँ बैठना था, आपने पूछा कहाँ थे, तो मैं कई जगह बैठने गया था आज मैं। तो मैं संपर्क कोशिश करता हूँ कि बना के रखूँ, अब वो संपर्क ही काम आते हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम लोगों ने रात को 2-2 बजे बरसते पानी में जनसंपर्क किया और महिलाएं बड़ी संख्या में खड़ी हुई थी। तो जब भी मुझे विश्वास हो गया था कि चुनाव तो हम जीतेंगे। आप रमेश मेंदोला के पक्ष में थे शुरुआती दौर में, आप चाहते थे कि रमेश मेंदोला को टिकट मिले। रमेश मेंदोला को टिकट नहीं मिला, एक पॉलिसी बन गई कि भाई विधायक को टिकट नहीं देना है। फिर
जो पुष्यमित्र भार्गव का नाम आया, ये कैसे सामने आया? प्रोफेशनल नाम कहा गया कि प्रोफेशनल को लड़ाना चाहिए, नेताओं को नहीं लड़ाना चाहिए, कई वर्ग से लोग आए। इस प्रयोग की, ये प्रयोग जबलपुर में फेल हो गया, ये प्रयोग मुरैना में फेल हो गया, मुरैना में भी आपने एक महिला बाल विकास हटाया, ये प्रयोग छिंदवाड़ा में फेल हो गया, ये प्रयोग आपका जो है वो आज रीवा में, कटनी में भी फेल हो गया। ज्योति दीक्षित के टीचर थी, उनको लड़ाया था। ये प्रयोग सिर्फ इंदौर में ही क्यों सफल हुआ? देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में विकास करके जनता का विश्वास जीता है। अब ये बात सही है कि आपने पहले प्रश्न में मुझसे पूछा था कि इतनी मेहनत क्यों करना पड़ी, तो इसके लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं। एक तो आपकी बिरादरी मीडिया, और दूसरा मैं संजय की भी करूँगा तारीफ़ कि वो उसने भी साल भर से एक माहौल बना दिया था। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं हम कमज़ोर नहीं पड़ जाएं, और रोज़ मीडिया तो संजय को जिता रहे थे, तो फिर हमने कहा कि अब तो निकलना पड़ेगा मैदान में। तो इसलिए हम निकले, और जब मैं आधा चुनाव हुआ तब मैंने कह दिया था कि चुनाव हमारी पकड़ में आ गया है, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो फिर भी हमारे मीडिया बिरादरी के लोग छापते रहे कि बहुत मुश्किल है, नेक टू नेक है, और 10-20 हज़ार की हार जीत हुई। पूलिंग के बाद भी लोगों ने कहा। फिर मैंने जिस दिन IDSA का चुनाव था उस दिन वहाँ मुझे 2-4 पत्रकार मिल गए, बोले कल काउंटिंग है। मैंने कहा 1.5 लाख से जीतेंगे और 60 से ज़्यादा पार्षद जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंस, मैंने कहा इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्योंकि अब हम जब जनता के बीच में जाते हैं ना, तो हम जनता से आंख मिलाते हैं तो समझ में आ जाता है कि गुस्से में देख रही है कि प्यार से देख रही है। तो लगता है कि बहुत प्यार मिला जनता के बीच में जाने के बाद, तो मैंने कहा कि हम जीतेंगे। पर ऐसा क्यों होता है कि जब भी आपका नाम आता है, आपके समर्थक रमेश मेंदोला का नाम आता है, पूरी भाजपा उसके खिलाफ हो जाती है? रमेश मेंदोला को मंत्री बनाने का अवसर आए, पूरी भाजपा उनके खिलाफ हो जाती है, इंदौर की, प्रदेश की, देश की। आपको लिए कोई नाम आए तो पूरी भाजपा आपके खिलाफ हो जाती है। कांग्रेस वाले आपके उतने खिलाफ नहीं होते जितने आपकी पार्टी के लोग आपके खिलाफ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, आपका आकलन हो सकता है, मैं नहीं मानता। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पार्टी के, फिर रमेश को टिकट क्यों नहीं मिला? वो तो पार्टी की पॉलिसी बनी, देश के लिए, पूरे देश के लिए बनी है कि कोई विधायक अब महापौर का चुनाव नहीं लड़ेगा। अब एक बार पॉलिसी बन गई, ये पॉलिसी आपको रमेश को रोकने के लिए तो नहीं बनाएगी? अब कयास लगाए जा सकते हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप इस प्रकार के कयास लगा सकते हैं। बाकी निर्णय 3-4 महीने पहले हो चुका था। फिर भी आपने कोशिश की कि रमेश मेंदोला को टिकट मिले? हाँ, मुझे लग रहा था कि चूंकि वो मंत्री नहीं बना है तो कम से कम एक बार मेयर बन के इंदौर की सेवा कर सके, तो इसलिए, और वो लड़ते तो चुनाव बहुत आसान हो जाता, फिर हमें इतनी मेहनत भी नहीं करना वो पड़ता। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं, लेकिन फिर भी मंत्री नहीं बन पाते। तो मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ कि वो क्यों सब लोग उनको रोकने के लिए, या उनको क्या, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपको रोकने के लिए सामने आ जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो फिर सब लोगों से चर्चा की जाती है, फिर किसको बनाना, किसको नहीं बनाना। एक कलेक्टिव लीडरशिप है हमारे, तो कलेक्टिव निर्णय होते हैं। वो उस निर्णय में रमेश जी का नाम नहीं आ पाता है तो कोई बात नहीं। क्या भाजपा के वरिष्ठ नेता आपसे डरते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। सबसे हमारे मित्रवत व्यवहार हैं, और उनको लगता है कैलाश पहले ही बहुत ताकतवर हैं, रमेश मंत्री बन गया या रमेश महापौर बन गया तो कैलाश और ताकतवर हो जाएगा, 2 नंबर खेमा और पावरफुल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं नहीं समझता कि मैं बहुत कोई पावरफुल हूँ या ऐसा, मैं नहीं मानता। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो काम देती है वो जाके ईमानदारी से करता हूँ, चाहे वो इंदौर में भेजे, चाहे त्रिपुरा में भेजे, चाहे उत्तराखंड में भेजे, चाहे हरियाणा में भेजे, चाहे बंगाल में भेजे। और अपना दायित्व है, कार्यकर्ता की हैसियत से हमारी जवाबदारी है कि पार्टी जो काम दे उसको ईमानदारी से करना। कैलाश जी, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, 2016 में आप, 2015 में जब चुनाव हुए तो 16 नगर निगम पर आपका कब्जा था, लेकिन आज 9 नगर निगम आपके हाथ में हैं, 7 में आप हार चुके हैं। भले ही 2 पे निर्दलीय जीते हों या आप जीती हो, और इसमें भी जो 9 जीती हैं उसमें भी 2 सीटें ऐसी हैं, बुरहानपुर की, उज्जैन की, जो तकनीकी रूप से आप जीते हैं, लेकिन अगर व्यवहारिकता से देखा जाए तो आप नहीं जीते हैं। तो देखा जाए तो आप 7 सीट ही जीते हैं 16 में से। ये बड़ा स्क्रैच, बड़ा डेंट भाजपा पे नहीं है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि चुनाव के अंदर 1 वोट की जीत भी जीत होती है। इसलिए आपका ये कहना कि
व्यवहारिक रूप से बुरहानपुर और उज्जैन हम हारे, मैं नहीं मानता। जीत तो जीत होती कहा चाहिए जा रहा वोट है की। प्रशासनिक जीत। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आज देखिए, आजकल इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि बहुत चीज़ बहुत स्पष्ट है। उज्जैन में भी आरोप लगा था, फिर रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग में और ज़्यादा वोट से जीते। तो ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, ये बात सही है कि हार और जीत के बाद समीक्षा होनी चाहिए। हम इस पे समीक्षा करेंगे और हम सब लोग, जो हमारी कोर कमेटी है, वो इस पे विचार करेगी। क्योंकि ग्वालियर में जो हम हारे हैं, मैं उस हार की कल्पना नहीं कर रहा था। वो हमारे लिए अलार्मिंग है, क्योंकि हम वहाँ ताकतवर हुए एक ग्रुप के आने से, और उसके बाद हम हारे हैं। तो क्यों हारे हैं, इसके ऊपर हम जरूर विचार करेंगे। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता, नरेंद्र सिंह तोमर का जो संसदीय क्षेत्र है मुरैना और ग्वालियर, दोनों में आप हार गए सिंधिया जी के आने के बाद। जब सिंधिया जी आपके साथ नहीं थे तब आप जीतते थे, 52 साल जीतते रहे, 56 साल जीतते रहे, कभी नहीं हारे। बड़े सिंधिया जी वो आपके खिलाफ थे, छोटे सिंधिया भी आपके खिलाफ थे, आप जीते। जब सिंधिया जी आ गए तो हार गए। क्या सिंधिया जी के साथ आपकी पार्टी में गुटबाजी आ गई? नहीं, जो एकदम। गुटबाजी कांग्रेस में थी वो ट्रांसफर होकर आपके पार्टी में आ गई है? देखिए, हम हारे हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ, और पर इस हार की समीक्षा करने की आवश्यकता, और हम करेंगे। क्योंकि अलार्मिंग तो है हमारे लिए, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। पर फिर भी अभी एकदम जल्दबाजी होगी कि मैं इसके ऊपर कुछ जवाबदारी दूँ, किसी को दोष दूँ। हम इसके ऊपर समीक्षा करेंगे और जो हमारी कमी होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चंबल संभाग में, ग्वालियर संभाग में सिंधिया जी के आने का वो फायदा अब मिलता हुआ दिखाई इन चुनावों में नहीं दिखा। भिंड में भी बहुत नेक टू नेक चल रहा है कांग्रेस बीजेपी का। लाहौर आप हार गए, गोहद में आप हार गए, इसी तरीके से मुरैना में, विजयपुर में भी आप पीछे हैं। मुरैना आप हार गए, विजयपुर आप हार गए। तो जो चंबल में एक मिथक था कि सिंधिया जी बहुत सबसे बड़ी ताकत है, वो और भाजपा मिलकर वो करिश्मा क्यों नहीं दिखा पाया जो भाजपा कभी अकेले दिखा देती थी? ये प्रश्न चिन्ह है। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, और इसके ऊपर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं भी ये कल्पना नहीं कर रहा था। हम समझ रहे थे कि ग्वालियर चंबल तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, पर वहाँ पर जो हार है उसके कारणों को हम तलाशेंगे। अब इतनी बड़ी हार जो हुई है, बड़ी हार इसलिए बोल रहा हूँ कि 16 से आप 9 पर आ गए। तो 2018 में एक मुकाबला हुआ शिवराज जी और कमलनाथ जी के बीच में, जिसमें शिवराज जी 2-4 सीटों से आगे रहे, कमलनाथ जी 2-4 सीटों से आगे रहे। और उसके बाद दूसरा मुकाबला शिवराज जी और कमलनाथ जी के बीच में ये था। इसमें ठीक है आप आगे हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने भी अच्छा जोर लगाया है। तो क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है? देखिए, एक बात तो मैं कांग्रेस की प्रशंसा करूंगा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे टिकट बांटे। जैसे जबलपुर की हार का मैंने वैसे ही वहाँ के पत्रकार मित्रों से भी पूछा और अपने कार्यकर्ताओं से भी पूछा, तो उसने जो जवाब दिया, जबलपुर के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने, नाम लेना उचित नहीं है, उसने बोला वो दूसरा रमेश मेंदोला है जो कांग्रेस का उम्मीदवार है। खूब धार्मिक यात्राएं कराता है, लोगों से बीच में रहता है, और बहुत ही मतलब सामाजिक व्यक्ति है। तो कांग्रेस के कारण नहीं जीतेगा वो उसके व्यक्तिगत काम के आधार पर जीतेगा। तो मैं ये बात, और जो आपके उम्मीदवार थे उनकी कोरोना की छवि बहुत खराब थी। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कोरोना के दौरान उनको लेकर लोगों में नाराजगी थी जबलपुर में, जो हमारे फीडबैक है पत्रकारों का, कि कोरोना के दौरान उनको लेकर नाराजगी थी। नहीं, वो डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने डॉक्टरों के फेयर में एक बयान दे दिया। तो वो बयान लोगों ने चलाया कि एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार लोगों की सेवा कर रहे थे और ये डॉक्टरों की मदद कर रहे थे। वैसे डॉक्टर्स ने जिस तरीके से काम किया है कोरोना के इस वक्त में, तो मैं तो हमेशा डॉक्टर जब भी मिलते हैं तो उनको दिल से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान बचाई और जान बचाने में बहुत सारे डॉक्टर्स की जान भी गई है। और इसलिए ऐसा नहीं है, पर वहाँ पर एक कभी कभी नैरेटिव गलत बन जाता है। तो जबलपुर में जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार एक नैरेटिव बन गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने सेवा की और ये डॉक्टर थे, इन्होंने अपना प्राइवेट नर्सिंग होम हराया। ये नैरेटिव तो यहाँ भी बना था कि संजय शुक्ला कोरोना में लगे हुए हैं, उनकी पत्नी बच्चे बीमार हैं, घर से बाहर सो रहे हैं, पिताजी बुजुर्ग हैं। और ये नैरेटिव तो यहाँ भी बना था कि जो आपके उम्मीदवार थे वो सरकार के समर्थन में और जनहित याचिकाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। पर ये नैरेटिव यहाँ क्यों नहीं चला जो जबलपुर में चल गया? देखिए, नैरेटिव बनाना और नैरेटिव बनना ये अलग बात है। बनाने की कोशिश की उन्होंने, नहीं बना। लोगों ने कहा कि नहीं भाई, विकास का ही नैरेटिव है यहाँ। तो जनता ने विकास चाहा, जो विकास की कंटिन्यूटी है वो समाप्त नहीं होना चाहिए। लोगों ने इसलिए वोट दिया। और देखिए, इंदौर के लोग बहुत इमोशनल है, अपने शहर के प्रति बहुत लगाव है लोगों को। मैंने एक बार पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ
कि देश के अंदर इंदौर ऐसा पहला शहर है जहाँ के लोग अपने शहर से प्यार करते हैं। यदि हम स्वच्छता पे नंबर 1 आए तो इसके लिए इस शहर की जनता जिम्मेदार है, क्योंकि वो शहर को प्यार करती है। तो इसलिए इंदौर के लोग शहर को प्यार करते हैं और वो इंदौर की बागडोर किसी जवाबदार व्यक्ति के हाथ में ही देना चाहते थे। और पुष्यमित्र ये बात सही है कि एकदम आम मतदाता के लिए अनजान नाम था। जो हमने जनता के बीच में जाके बात की, उसको बताया कि भाई ये बहुत अच्छे उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, तो लोगों ने हाथों हाथ लिया और आप देख रहे हैं कि वो सभी विधानसभाओं में चुनाव जीते हैं 5 नंबर को छोड़कर। तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के नतीजे आए हैं, 16 की जगह 9 नगर पालिकाएं भी बहुत सारी सीधी वीधी आप हारे हैं। जो जिस बिंदु ने आपको मजबूती दी थी 2018, वो बिंदु आपके हाथ से निकल गया। जो चंबल संभाग ने आपको मजबूती दी, वो चंबल संभाग आपके हाथ से इस बार निकल गया। तो क्या, बहुत सीधा सवाल करूं, क्या शिवराज जी की लोकप्रियता में कुछ कमी आ रही है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी साधारणतः व्यक्ति के फेस पे नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप, आइडियोलॉजी, उसके आधार पर लड़ती है। और इसलिए शिवराज जी का चेहरा के कारण हम चुनाव जीते, ऐसा भी नहीं, और शिवराज जी के चेहरे के कारण हम चुनाव हारे, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूँ। हम मानते हैं कि कभी कभी कहीं कहीं लोकल बॉडीज़ के इशू अलग होते हैं, स्टेट के चुनाव के इशू अलग होते हैं, केंद्र के चुनाव के इशू अलग होते हैं। तो कभी कभी कुछ नैरेटिव ऐसे बन जाते हैं इलेक्शन के अंदर, लोकल बॉडीज़ के अंदर, कि वहाँ पर कोई प्रदेश का चेहरा या देश का चेहरा नहीं देखता, लोकल ही अपनी गणित में और चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। ऐसा होता है कभी कभी। मुझे लगता है कि ग्वालियर और जबलपुर में यही हुआ होगा। इंदौर में हम लोग देखिए कि महाकौशल, विंध्य, चंबल, यहाँ आप कमज़ोर पड़े हैं इन चुनावों में। और बड़े बड़े नेता हैं, गिरीश गौतम के बेटे चुनाव हार गए, नगर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र शुक्ला रीवा में हैं, नहीं जिता पाए। तो मालवा और निमाड़ के दम पर क्या 2023 में आप वापसी कर पाएंगे? हमारे विंध्य में और बाकी जगहों पे भी विधानसभा में रिजल्ट अच्छे आएंगे, परिणाम अच्छे आएंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ घटनाएं सबक भी देती हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग समीक्षा करेंगे, क्यों हारे हम, यदि कुछ हमारी कमी होगी तो हम उसको दूर करेंगे। विधानसभा कार्यकर्ता इस बार उत्साह में नहीं दिख रहा था आपका। इंदौर में भी शुरुआत में जब तक आप रोड शो नहीं करने लगे, जब तक आप नहीं आए, तब तक कार्यकर्ता बहुत डल था। कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि उसमें उत्साह है। ऐसा पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता में, ये भाजपा के कार्यकर्ता में उदासीनता क्यों आ गई? और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपकी मतदाता सूचियां चेक नहीं हुई, आपको मालूम ही नहीं कहाँ पे वोट डालना है। 2000 डाल रहे हैं, 2000 डाल रहे हैं, 16 परिवार में 16 सदस्य, 6 के नाम ही नहीं है। तो कहाँ थे आपके त्रिदेव, कहाँ थे आपके देर दुर्लभ कार्यकर्ता? क्योंकि वो उदासीन थे। और उदासीन क्यों थे? क्योंकि सरकार को लेकर नाराजगी, नेतृत्व को लेकर नाराजगी। मैं 100% आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, पर ये बात सही है कि इस बार मतदाता सूची जो बनी है वह हमारे लिए एक अलार्मिंग थी। इसमें प्रशासन की भूमिका कितनी है, चुनाव आयोग की भूमिका कितनी है, मुख्यमंत्री जी को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और थोड़ा सा जितना वो विश्वास अधिकारियों पे करते हैं, उससे भले थोड़ा कम। अधिकारी सरकार चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं? नहीं, उनका स्वभाव ऐसा है कि वो अधिकारियों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। कार्यकर्ताओं पे भी उनको विश्वास उतना ही करना चाहिए। यदि कार्यकर्ताओं पे भी उतना विश्वास करेंगे तो शायद ये गलती नहीं होती। और इसलिए इसमें चूक कहाँ हुई है ये हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, अधिकारी, ये कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार हैं। हमारी भी गलती हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। संगठनात्मक उदासीनता आपने महसूस की होगी, पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हैं आप, कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं। 3 दिन पहले हमें पता लग गया था कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। जब हमारे कार्यकर्ता मतदाता सूची, जैसे बीएलओ ने पत्रिका चिट्ठी नहीं बांटी ही नहीं। जब मैंने 2-3 इंदौर में एन वक्त बीएलओ बदल दिए गए। बीएलओ को मैंने बुला के पूछा, भाई मुझे समय नहीं मिला, चुनाव इतना जल्दी हो गया, हमको इस मीटिंग में बुलाया, इस मीटिंग में बुलाया, इस मीटिंग में, सिर्फ पर्चे बांटने में समय तो लगता था, हमें समय नहीं मिला। कितनी बांटी तुमने? 25% बांटी। अब ये तो देखिए, ये तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं चूक प्रशासनिक है।
और इसमें प्रशासन जिम्मेदार है और इस पे मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से लेना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। चला जी, क्या भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव के लिए अब अपनी रणनीति में परिवर्तन लाएगी? ये यही वाला चुनाव जो अभी कहा जा रहा है कि अनुभवी जो बुजुर्ग हो गए हैं, वरिष्ठ हो गए हैं, उनको घर बिठा दीजिए, युवाओं को लाना है और युवाओं को ही हम टिकट देंगे, प्रोफेशनल्स को हम टिकट देंगे। कांग्रेसी तो मजाक उड़ाते हैं कि बीजेपी वाले महापौर थोड़ी ढूंढ रहे थे, वो तो जमा ही ढूंढ रहे थे। तो क्या 2023 में भी यही रणनीति रहेगी, प्रोफेशनल ढूंढे जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नए नेतृत्व को मौका दिया है। शायद आपको स्मरण होगा, आप तो हम साथ में उस समय कॉलेज पॉलिटिक्स में थे। मैंने विधानसभा का चुनाव टिकट नहीं मांगा था, मुझे टिकट दिया गया 4 नंबर से। आपके पिताजी तो गंभीर बीमार थे उस समय, तो मैं तो सरप्राइज हूँ, मुझे टिकट दिया। तो पार्टी नए नेतृत्व में उनकी क्षमताओं को देखकर आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। मैं उस युग की बात करता हूँ जब मुझे टिकट दिया पार्टी ने। मध्य प्रदेश एक था, छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन जी, प्रेम प्रकाश पांडे, डॉक्टर रमन सिंह, ऐसे श्रृंखला में नौजवानों को टिकट दिए थे उन्होंने। हमारे यहाँ शिवराज जी, नरेंद्र सिंह जी, मैं हुआ, हमारे प्रहलाद पटेल, इनको सबको चुन चुन के निकाल के टिकट दिए पार्टी ने। पार्टी हमेशा पुराने लोगों को भी मौका देती है और नए को भी हमेशा नेतृत्व। पर अभी बहुत ज़्यादा हो गया कि पुरानों को घर बिठा दिया जाए, मार्गदर्शन डाल दिया जाए, यूथ को लाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी पुराने लोगों को, अभी भी हमारे पुराने लोग इसलिए कम सक्रिय थे। भाई, हम भी तो पुराने हैं, हम 65 साल के नए थोड़ी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, पुराने भी पार्टी में उतने ही महत्वपूर्ण है। क्या जो संगठन महामंत्री का एक पद आपके वहाँ हुआ करता था, वो समाप्त करने का खामियाजा भुगता कि वो कसावट इस बार नहीं दिखाई दी, बागी आपसे बैठे नहीं, बगावत भी बहुत ज़्यादा हुई, संगठन भी बिखरा सा रहा। पूरे चुनाव के अंदर ऐसा लग रहा था कि भाजपा जिस संगठन के लिए जानी जाती, जिस संगठन कौशल के लिए जानी जाती, वो कहीं था नहीं। त्रिदेव हृदय सब पर्चे पर ही दिखाई दे रहे थे। तो क्या एक संगठन महामंत्री का जो एक पद हुआ करता था, संभागीय संगठन महामंत्री का, देखिए, जब पार्टी मास पार्टी हो जाती है तो जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो क्वालिटी थोड़ी सी डिटोरिएट होती है। मास पार्टी होने के कारण मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो संगठन की क्वालिटी जो थी वो थोड़ी सी डिटोरिएट हुई। आंखों की शर्म जो रहती, जैसे हम लोग पहले कभी इसको फ़ोन कर देते थे कि भाई यार बैठ जाओ, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तो इतने में कार्यकर्ता बैठ जाता था कि यार पार्टी से फ़ोन आ गया। उषा ठाकुर बागी हुई थी, आप मनाने गए थे, आपने उनके चरणों में सिर झुकाया, वो मान गई थी? नहीं, साधारणतः कार्यकर्ता मानते हैं। आपने उस समय इतने ज़बरदस्त प्रयास किए थे। मैं वही कह रहा हूँ, उस तरह के प्रयास नहीं हुए। मैंने कोट भी किया आपने शो में कई बार कि कैलाश जी ने उनको बगावत सब करने के लिए रोक लिया, बाद में वो कैबिनेट मिनिस्टर बनी। तो मेरा वही कहना है कि इस तरह के प्रयास क्यों नहीं हुए इस बार, जो लगातार बागी लोग लड़ते रहे। यहाँ जो कटनी में जीती हैं वो भी आपकी बागी हैं। नहीं, हमारी बागी है। जो सिंगरौली में जीती है वो भी हमारी पार्टी में रही कभी। वो तो है, मतलब इसमें हम लोग, मैं इस बात को मानता हूँ कि संगठन क्वांटिटी में बहुत विस्तार हुआ, मास संगठन हो गया, पर क्वालिटी में थोड़ा डिटोरेशन हुआ है। हमने इसीलिए केंद्र सरकार ने प्रशिक्षण चालू किया। अभी सब दूर सारे देश के अंदर प्रशिक्षण हो रहा है। प्रशिक्षण के साथ कार्यकर्ताओं में, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता पार्टी वो डिफरेंस, इसके कारण कि हम लोग आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी के कारण हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पर जब व्यक्ति संगठन के लिए काम नहीं करता है, इंडिविजुअल राजनीति करता है, तो फिर नुकसान होता है। अभी मुझे लगता है कि नई पीढ़ी में थोड़ी सी व्यक्तिवादी राजनीति आ गई है और जल्दबाजी, हड़बड़ाहट है। उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता, उनके साथ बैठने की आवश्यकता है। और मतलब मैं आपसे जिक्र तो नहीं कर सकता, पर कल ही मैंने कहीं पर एक उचित प्लेटफॉर्म पे इस विषय में बात की। कैलाश जी, अगर मैं अंचल वाइज हिसाब से बात करूँ, आप पूरे प्रदेश में घूमे हुए हैं, सब जगह युवा मोर्चा के ज़माने से आप प्रदेश में भ्रमण करते हैं, प्रवास करते हैं। मैं समझता हूँ आज भी आप महीने में 40-50 हज़ार किलोमीटर की यात्रा कर लेते होंगे।
विंध्य में अगर हम बात करें तो विंध्य में आप इन चुनावों में बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। विंध्य को जब जहाँ पूरा रीवा जिले में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं है, 8 सीट आपकी है, मगर महापौर आप हार गए। सीधी में आप वापस हार गए। चुरहट अजय सिंह राहुल ने वापस कैप्चर कर लिया। सतना में आप जीत जरूर गए लेकिन बहुत नॉमिनल से जीते हैं आप। तो ये कैसे आप विंध्य को संभालेंगे? ये संभल जाएगा। मैंने बताया ना, लोकल बॉडीज़ के इश्यूज दूसरे रहते हैं, नैरेटिव दूसरा बन जाता है, लोकल मुद्दे हावी हो जाते हैं, लोकल पॉलिटिक्स हावी हो जाती है, और इसलिए आप उसको लोकल के चुनाव से प्रदेश और देश के चुनाव का बिल्कुल कंपैरिजन मत करिए, परिस्थितियाँ एकदम अलग हो जाती है। और सर देखिए कि चंबल की बात करें, आपके 2 बड़े नेता मुरैना में शिवराज नरेंद्र सिंह जी और बीडी शर्मा, मुरैना आप हार गए। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता डिमोरलाइज तो होता है कि इतने बड़े नेताओं के गृह जिले से, संसदीय क्षेत्र से पार्टी को हार मिल रही है। ग्वालियर सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर, वहां हार गए। तो ये अलार्मिंग नहीं है, चिंता का विषय नहीं है? नहीं, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि ग्वालियर की हार मेरे लिए, मुरैना की मेरे लिए शॉकिंग थी। ग्वालियर मुरैना की हार मेरे लिए शॉकिंग है। मैं आपको पहले बोला, बड़े नेता अपना अपना घर नहीं गुना जीत पा में रहे हैं। जीते हम, अशोकनगर जीते, इधर ऐसा नहीं कि पूरा चंबल ही हार गए हम, बाकी और कई जगह जीते हम, छोटी छोटी नगर पालिकाएँ काफ़ी जीते हैं। पर हाँ, ये जो मुरैना और ये बड़े नगर निगम थे, यहाँ हमारी हार मेरे लिए भी अलार्मिंग है। दिग्विजय सिंह को लेकर मैं आपसे सवाल ना पूछूं तो ये ठीक नहीं रहेगा। दिग्विजय सिंह की और आपकी मित्रता काफ़ी प्रसिद्ध है, पर दिग्विजय सिंह भी अपने बेल्ट में, चाहे वो उनका भोपाल वाला बेल्ट हो या राजगढ़ वाला बेल्ट हो, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं रही। उन्हें भी ज़्यादा जगह पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। हाँ, राघवगढ़ हार गए, काफ़ी जगह राजगढ़ में तो चुनाव में राजगढ़ हार गए। राजगढ़ हार गए। राजगढ़ में 3 सीटें आई हैं, और भोपाल की तो सभी हार गए। बेनारी से गुना अशोकनगर भी, गुना अशोकनगर, बामोरी और सब जीते, बीजेपी जीते वहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्र में भी वहाँ पर सब दूर बीजेपी जीती, राजगढ़ में, गुना में, चाचौड़ा, खिलचीपुर में सब दूर बीजेपी जीती, ब्यावरा सब दूर बीजेपी जीती। तो क्या दिग्विजय सिंह को भी राजनीतिक पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है? जो उनके ऊपर एक लेबल लग गया है, एक ब्रांड लग गया है उनके ऊपर कि वो हिंदू विरोधी हैं, उसको उतार फेंकने की जरूरत है? देखिए, मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे कोई जानकारी मिली, अब सच क्या है मुझे पता नहीं। जब कमलनाथ जी यहाँ आने के लिए बोला संजय को, तो मना कर दिया है कि लोकल बॉडीज़ ने। दिग्विजय सिंह आने लगे तो उनको मना कर दिया, बोले हम चुनाव लड़ लेंगे, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा, हम जीत जाएंगे चुनाव। मतलब उनके नेता को यहाँ आने नहीं दिया कांग्रेस ने। मुझे आश्चर्य हुआ इस बात को बहुत, कि मतलब यहाँ के कार्यकर्ताओं को इतना कॉन्फिडेंस था कि उनको अपने प्रदेश की लीडरशिप पे विश्वास नहीं। आप राष्ट्रीय राजनीति में हैं और आप राजनीति को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, पर क्या किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर कोई पद दिया जाए कि भाई ये इस अमुक जाति से है इसलिए इनको ये बना दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति बना दिया जाना चाहिए, ये क्या ठीक लगता है इस राजनीति में? आप जाति महत्वपूर्ण हो गई है, योग्यता महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए प्रतीक जी, आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया है। मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहूँगा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी नेता चुनकर गए थे और पहला उन्होंने सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि देश में सब वर्गों का समान रूप से विकास होना चाहिए। यदि हमारे ही देश में कोई वर्ग गरीब है, कोई अमीर है, कोई पिछड़ा है, कोई अगड़ा है, सबका विकास होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो नारा दिया वो इसीलिए दिया था। और इसलिए ये बात आप और हमको मानना चाहिए कि जो पिछड़े लोग हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में चाहे एसटी कहलाते हैं, एससी कहलाते हैं, यदि उनको उनका अधिकार नहीं मिला है, उनको नेतृत्व करने का अधिकार नहीं मिला है, तो हमें चाहिए कि उस वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही डायनेमिक डिसीजन है प्रधानमंत्री जी का, और विशेषकर इंडिविजुअल, जब मैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में मैंने जब उनके जीवन का अध्ययन किया तो मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि कोई महिला जिसके पति की डेथ हो जाए, जिसके बेटे की एक पहले बेटे की डेथ हो जाए, दूसरे बेटे की डेथ हो जाए,
डिप्रेशन की शिकार हुई थी। वो महिला फिर से समाज सेवा में लग जाए बिना किसी बात की मैं चिंता के। व्यक्तिगत रूप से उनका प्रशंसक हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो इससे लोग प्रेरणा लेते हैं। नहीं, पर मतलब ये मैं कहकर तो आगे बढ़ाया जाए कि वो आदिवासी है, ट्राइबल है, इसलिए उनको उनको राष्ट्रपति बनाया ये जाए। भी है, देखिए ट्राइबल भी है, उसके बाद पढ़ी लिखी है, उसके बाद सोशल वर्कर है, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, फिर विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने समाज सेवा नहीं छोड़ी। तो ऐसा यदि कोई ट्राइबल किसी गांव में पढ़ा हुआ है, उसको उठाकर देश के सामने, आप तो जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ट्राइबल लोगों में इसकी इतनी प्रसन्नता है। मतलब अमेरिका में जो ट्राइबल है उन्होंने उसकी प्रशंसा की, उन्होंने उसको ट्वीट किया है कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में एक महिला, उसको राष्ट्रपति बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। पर जाति के आधार पर सब चयन हो रहा है। पहले आपने कहा कि भाई चूंकि आपको कुछ राज्यों में चुनाव जीतना था, वहां आपको लग रहा था, तो एक मैसेज देने के लिए आपने एक एससी वर्ग से एक व्यक्ति चुना जो राष्ट्रपति बनना चाहिए। फिर आपको लगा कि अब बहुत सारे चुनाव ऐसे होने, या ट्राइबल इंपॉर्टेंट है, गुजरात में चुनाव होना ट्राइबल इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल है। तो सिर्फ ये सब वोट बैंक की राजनीति नहीं है, इसको हटा दीजिए दिमाग से। ये तो विपक्ष के लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। कुछ हमारे आपकी बिरादरी के लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा के हैं और बड़ा लिखते हैं, वो इस प्रकार के देश के अंदर वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। पर इस बात को सबने अप्रिशिएट किया और मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ। मुझे लगता नहीं कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आप इस तो बार बोलने के लिए विख्यात है, बोल इस दीजिए। बार क्रॉस वोटिंग इतनी ज़बरदस्त हुई है कि आप देखना जब रिजल्ट आएंगे तो हमारी जो अपेक्षा है उससे ज़्यादा वोटों से मुर्मू जी राष्ट्रपति जीतेंगे, क्योंकि लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, लोगों ने इस उम्मीदवार को पसंद किया है। अपनी पार्टी के व्हिप को नहीं माना उन्होंने। नहीं, अब हम क्रॉस तो वोटिंग कराने के तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं ना। नहीं, अरे आप पूरी महाराष्ट्र में आपने क्रॉस कर दिया पूरा मामले को। आप लोग इसके विशेषज्ञ बनते जा रहे नहीं हैं। नहीं, विशेषज्ञ नहीं। देखिए, अहंकार आदमी का टूटना चाहिए। जब रावण जैसे हमने, भाई रामचरितमानस हम सीखते क्या है, सबसे बड़ा दुनिया का पराक्रमी व्यक्ति था, बाकी अहंकार के कारण वो नीचे आ गया। जब राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा तो उन्होंने यही कहा कि सब चीज़ में आप सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सिर्फ मुझ में अहंकार था, इसके कारण मैं आज यहाँ मारा गया। तो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। तो उद्धव जी और उनके जो प्रवक्ता है संजय राउत, जिनके बारे में कहते हैं कि वो शिवसेना में सामना के संपादक रहे। हाँ, ऐसा कहते हैं लोग कि सामना के संपादक रहे, वो शरद पवार जी के भेजे हुए शिवसैनिक है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बोलते हैं। पूरे महाराष्ट्र में ये चर्चा है कि ये शरद पवार का आदमी पर शिवसेना में है। ये जिस तरीके से बात करते थे, जिस अहंकार से बात करते थे, उसको अहंकार तो चूर होना था। गोवा में भी आपने खेल जमा दिया था दिगंबर कामत के जरिए। जमा दिया था मतलब जमा ही हुआ है, शायद पता नहीं कब वो सामने आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर एक बात को कह रहा हूँ, एक बार पहले भी मैंने आपके चैनल पे कहा था कि कांग्रेस में नेतृत्व के ऊपर कांग्रेस के लोगों को विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश में आज भी कई कांग्रेस के विधायक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगली बार आप टिकट दो तो हम आपकी पार्टी में आ जाते हैं। कितनी संख्या है ऐसे मध्य प्रदेश के विधायकों की? 8-10 विधायक ऐसे कांग्रेस के जो अभी कह रहे हैं हमसे कि आप अगर टिकट दे दो तो हम आ जाते हैं। क्या इंदौर के भी एक दो विधायक आपके संपर्क में हैं? नहीं, मैं अब ये तो नहीं बताऊंगा, पर मैंने संख्या बताई कैसे, क्योंकि उनको उनके नेतृत्व में विश्वास, उनको मालूम है कि हमारा भविष्य अंधकार में है। इन नेता के भरोसे अगर हम कांग्रेस में रहे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जाना चाहते थे। ये सिर्फ यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं, सारे देश में ऐसा माहौल है। हाल ही में आपको कर्नाटक भी इसीलिए भेजा गया था कि वहाँ भले ही आपकी सरकार है लेकिन चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले कुछ आप जो सिद्धरामैया के साथ हैं और कुछ वो जदेश के साथ हैं उनको ले आए। तो आपका मिशन कहाँ तक पहुँचा कर्नाटक का? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जहाँ भी जाते हैं सिर्फ इसी काम के लिए जाते हैं। नहीं, आपको इसी काम के लिए भेजा गया था, ऐसी मेरी जानकारी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग महामंत्री प्रवास में जाते हैं और संगठन किस प्रकार काम कर रहा है और वहाँ पर क्या कमी है और किस चीज़ की आवश्यकता है, जो अच्छा ही है वो बताते हैं हम कि हाँ कर्नाटक में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हम तो खाली, चूँकि संगठन का काम है, संगठन के हर जनरल सेक्रेटरी की जवाबदारी हो कि अलग अलग राज्यों में जाके वहाँ के संगठन के काम को देखिए, जो कमी है वहाँ पर ठीक करके आए। आप राज्यपाल जी से मुलाकात की, आपने उनसे चर्चा की? जी हाँ, की ना, थावर चंद जी से। तो क्या कुछ वहाँ खिचड़ी पक रही है क्या कर्नाटक में? अब देखिए, ऐसा है कि खिचड़ी तो हमेशा बनती रहती है।
अब कब पकेगी, कहाँ पकेगी, इसके बारे में टीवी पे तो नहीं बोला जा सकता है। पकने के बाद आपको पता लग ही जाएगा। तो बीजेपी जो अभी जो नई बीजेपी है ना, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि भाई ये अटल जी आडवाणी जी की बीजेपी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह की बीजेपी, ये बीजेपी का जो एग्रेशन है ये इतना क्यों है, इतना एग्रेशन क्यों है राजनीति में? जबकि पहले की जो राजनीति थी आपकी पार्टी की वो सौम्य राजनीति थी, लेकिन अब एग्रेशन वाली है। देखिए, विपक्ष में रह के राजनीति करना और हमें सत्ता में जाना है, सत्ता में बने रहना है, इसके लिए राजनीति करना, दोनों बहुत अंतर है। मैं तो विपक्ष में भी लंबे समय तक रहा और अपनी जहाँ सरकार है उसको, सरकार को बचाना वो भी बहुत ज़रूरी है, अच्छे काम करके बचाना, कहीं गलती हो रही तो उसको ठीक करना, क्योंकि हम संगठन में काम करते हैं। तो कुल मिलाकर जो एग्रेशन है वो इसीलिए है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत ही तेजस्वी, यशस्वी व्यक्तित्व हैं। वो जब हम लोगों की बैठक लेते हैं ना, तो ऐसी ऊर्जा से भर जाते हैं हम लोग कि लगता है कि पावर हाउस से मिल के आ रहे हैं। और उनका जो सोच है, हम लोग जहाँ तक सोचते हैं, जहाँ ख़त्म हो जाता है वहाँ से उनका प्रारंभ होता है। कई बार वो ऐसे प्रश्न करते हैं कि हम जो जवाब देते हैं वो उससे सहमत नहीं होते, फिर वो जब जवाब देते हैं तो वो ऐसा होता है कि हमें भी लगता है कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो जिसे आपने अभी प्रश्न पूछा द्रौपदी मुर्मू जी का, तो ये अद्भुत, ये उनका ही सोच है, वो ही कर सकते हैं। मतलब हमने तो सोचा भी नहीं था कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। जब आखिरी में जब घोषणा होने के 5-6 घंटे पहले हमको पता लगा तो हम भी बड़े आश्चर्यचकित थे। तो वो हमेशा अद्भुत काम करते क्या हैं। अब राजनीति में सामान्य वर्ग के लिए कोई स्थान नहीं बचा है? SC, ST, OBC यही राजनीति होगी, क्या लगता है? अब आप सामान्य वर्ग के नेता हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं सवाल आपसे। देखिए, ऐसा है प्रतीक जी कि हमें टोटल समाज के बारे में चिंता करना चाहिए। समाज एक शरीर के समान है, सिर है, हाथ हैं, पैर हैं। यदि हम सिर्फ सिरी को जाकर ब्यूटी पार्लर में जाके चमकाते रहें, बढ़िया हेयर डाई करें और खूबसूरत दिखें, और पैर हमारे कट जाएं, तो क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? इसलिए पूरे समाज के बारे में आपको चिंता करना चाहिए। कोई भी समाज का वर्ग हो वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, सब मजबूत होना चाहिए। जैसे शरीर का हर अंग मजबूत होना चाहिए, पैर भी मजबूत हो, हाथ भी मजबूत हो, सिर भी मजबूत हो, तब व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। ऐसे ही समाज भी जब स्वस्थ माना जाएगा जब उसका प्रत्येक वर्ग मजबूत होगा। और इसलिए आप इसको इस प्रकार मत लीजिए कि सामान्य के लिए कोई स्थान नहीं है, सबके लिए स्थान है। देखिए, जिसमें लीडरशिप की क्षमता होगी उसको आप नकार नहीं सकते। बताइए, मेरे समाज के, मैं 4 दशक से आपके सामने राजनीति में काम कर रहा हूँ, मेरे समाज के कितने वोट हैं यहाँ पर? मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? इसलिए कि मुझ में पुरानी बात होगी ना, अब तो कुछ चांस ही नहीं बन रहा, ऐसा लोगों को लगने लगा है। एक वर्ग विशेष को लगता है कि अब हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में या सब जगह राजनीति बात होती है ओबीसी ओबीसी ओबीसी। नहीं, आप देखिए, नरेंद्र सिंह जी कैबिनेट मंत्री है, सिंधिया जी कैबिनेट मंत्री है। मतलब ऐसा नहीं है कि नेतृत्व नहीं मिलता, नेतृत्व तो मिलता है, सबको मिलता है। आखिर आपको सबको, मैंने बोला ना कि समाज को अगर मजबूत करना है तो समाज के हर अंग को मजबूत करना पड़ेगा। आप इसको इस दृष्टि से देखिए ही मत कि ये ओबीसी के लिए जगह है या पिछड़े वर्ग के लिए है या वो SC के लिए या ST के लिए नहीं। इस बार क्या भाजपा पे ब्राह्मणवाद हावी हो गया? इस पूरे नगर निगम चुनाव में आपने 16 नगर निगम में से एक भी राजपूत को, एक भी क्षत्रिय ठाकुर को वोट नहीं दिया। उसका खामियाजा भुगता आपने सिंगरौली में, सतना में, ग्वालियर में, मुरैना में, एक भी ठाकुर को वोट नहीं दिया। क्या कोई राजपूत नेता आपकी नजर में ऐसा नहीं था जो महापौर का उम्मीदवार बन सकता था? मैंने एकदम एनालिसिस नहीं किया, माफ़ करना। मैं 16 में बता रहा हूँ। हाँ, तो ये शायद चूक हुई होगी, क्योंकि हम साधारणतः इस प्रकार देखते नहीं। आपको सच बात बताऊँ कि ये जाति का अच्छा कार्यकर्ता दे दो, ब्राह्मण ज़्यादा हुए हैं। हाँ, वो बाद में जब आप लोगों ने टीका टिप्पणी की, जब हमारे भी ध्यान में आया कि ब्राह्मण ज़्यादा हो गए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। जो योग्य था उसको नहीं, सोच समझ कर तय किया गया ब्राह्मणवाद चला या नहीं, बिल्कुल सोचा नहीं। एक अच्छे उम्मीदवार को टिकट देना, बस यहीं तक सोचा। क्या इस वजह से ग्वालियर हारे आप, इस वजह से मुरैना हारे, इस वजह से क्योंकि ठाकुर आपके खिलाफ है चंबल में, ये इस नतीजा सामने आया खुलकर? पत्रकारों से बात हुई, नेताओं से बात हुई, हो सकता है। मेरी बात किसी से नहीं हुई, मेरी बात किसी से नाराजगी थी बोले इस बात? नहीं, जयभान सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी सब लगे ही थे और सब उनकी पूरी टीम लगे होना और टिकट मिलना
लगे तो होंगे ही। अभी मैं कुछ भी इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो मैं इसको क्रॉस चेक जरूर करूंगा। कैलाश जी, क्या जैसे उत्तराखंड का उदाहरण है, उत्तराखंड में आपको लग गया था, आप तो वहाँ के प्रभारी भी रहे हैं और बाद में भी आपको कुछ सीटें दी गई थी, आखिरी आखिरी में भेजा भी गया था, आपको लग गया था कि भैया पार्टी यहाँ जीत नहीं सकती, तो आपने ताबड़तोड़ 6-6 महीने में मुख्यमंत्री बदले, 3 बार मुख्यमंत्री बदल दी। ये फार्मूला दूसरे राज्यों के लिए भी है कि केवल उत्तराखंड के लिए था? अब देखिए, ऐसा है कि आप घूम फिर के वापस मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं कि इस प्रकार का प्रयोग आप मध्य प्रदेश में करो। मैं समझ गया आपका। मैं पहले से बता देता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व किया और एक अपनी छवि बनाई और काम भी अच्छा किया है, और इसलिए अभी कोई उनके परिवर्तन की बात आ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। आपका भी राष्ट्रीय महासचिव का कार्यकाल दिसंबर तक है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपकी भावी योजना क्या है? आप राष्ट्रीय राजनीति करेंगे या मध्य प्रदेश में वापसी करेंगे? मैंने कभी सोचा था कि यार 65 के बाद राजनीति नहीं करेंगे, एक आध्यात्मिक दुनिया में जाना चाहिए। आप तो प्रवचनकार बनना चाहते थे, संत बनना चाहते थे। संत तो नहीं। मेरी एक बार आपसे चर्चा हुई थी, आपने कहा था ये बात। नहीं, मैं संत तो नहीं, मैं जो साहित्य है हमारे पूर्वजों के द्वारा जो दिया गया है, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे गीता हो, उसका अध्ययन करना चाहता हूँ मैं। हालांकि अभी भी करता रहता हूँ, पर एक पूरा समय देके करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है जीवन के अंतिम समय में अपने को इस ओर जाना चाहिए, पर यदि पार्टी अनुमति देगी तो ही जा पाऊँगा। इसलिए मैं अपने बारे में अभी कुछ सोचा नहीं, पर मैंने अपने जीवन के बारे में सोचा है कि जीवन के अंतिम समय में मेरे को आध्यात्मिक दुनिया में जाना है। ये तो ये जो आपका 6 महीने दिसंबर में जो कार्यकाल समाप्त होगा राष्ट्रीय महासचिव, उसके बाद आप क्या मध्य प्रदेश वापसी करेंगे? अब ये तो मैंने बोला कि मेरी तो चाबी सीधी केंद्र के हाथ में, वो जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा। अभी मैं इसके बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं, अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। आपको नहीं लगता कि आप राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद मध्य प्रदेश में कहीं जो एक कमी बनी हुई है, जो कार्यकर्ता आपको मिस करते हैं, आपकी कमी खलती है, उसको पूरा करने के लिए आपको मध्य प्रदेश आना चाहिए? मैं आता रहता हूँ मध्य प्रदेश में, आता हूँ, कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, उनकी समस्या भी आज भी आप समझ लीजिए कि मैं 3 बजे घर से निकल पाया, क्योंकि मिलने वालों की बहुत भीड़ थी। तो अब जब मैं 5-6 दिन में घर आता हूँ तो लोग मिलने वालों की संख्या बढ़ ही जाती, तो मैं 3 बजे घर से निकला सबसे मिल के। तो जब भी ज़रूरत होती है तो कार्यकर्ता, मुझे फ़ोन पे आपको मालूम है कि मेरे हाथ में रहता है हमेशा रात को 1 बजे तक। मैं तो अभी भी किसी भी थाने में रात को 11 बजे 12 बजे फ़ोन आता है, चाहे वो ग्वालियर में हो चाहे उज्जैन में हो, तो अभी भी कर देता हूँ। मैं मानते ही नहीं कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, कार्यकर्ता की परेशानी है तो मुझे उसका। आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कभी आपने कहा था कि मैं नगर निगम की तरफ पाव करके नहीं सोता, लेकिन इस बार आपने जिस तरह से नगर निगम का चुनाव पूरे अपने उसमें रखा, कंट्रोल में, और जिस तरह से आपने पूरा नगर निगम का चुनाव लड़ाया, तो क्या फिर से एक बार आप इंदौर शहर में उसी तरह से मेयर इन काउंसिल और सभापति इन सब में अपना दखल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दखल नहीं दूंगा मैं संगठन और पुष्यमित्र जी बैठ के जो तय करेंगे, उनको कोई तकलीफ आएगी तो वो मुझे याद करेंगे तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज वो स्वतंत्रता से काम करे, मैं जरूर चाहूँगा। जिताने के बाद आपका काम खत्म हो गया? उसके बाद मैं, आप विश्वास करेंगे, हरियाणा की सरकार बनाई, उसके बाद मैं कभी हरियाणा गया तो सरकारी काम से कभी नहीं गया। शादी ब्याह में लोगों की शादी ब्याह में किसी के यहाँ बैठने गया, किसी का ये ऐसा गया, बाकी हरियाणा कभी नहीं गया। न कभी आज तक हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी काम के लिए मैंने फ़ोन किया। उत्तराखंड मतलब जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मेरे बड़े प्रिय हैं, वो युवा मोर्चे के समय से, तो कभी उनको कोई काम नहीं बताता हूँ मैं, और मेरी आदत नहीं है कि ज़बरदस्ती जाकर किसी के, तो मैं बहुत अपना काम ख़त्म हो उसके बाद अपने को आपको विड्रा कर लेता हूँ। इसलिए अब जैसे बंगाल में जा रहा था, खूब मैंने काम किया, अब मैंने अपनी अनिच्छा प्रकट की है कि मुझे। बंगाल में आपने इतना काम किया, इतना अच्छा काम किया, फिर भी तथागत राय और उनकी टीम आपसे क्यों नाराज होगी? नहीं, वो तो पहले से नाराज थे, वो खुद प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे और मैंने उनका विरोध किया था। आपने मुकुल राय को बना दिया था? हाँ, नहीं, उसको बनाया था दिलीप घोष को, तो वो थोड़े नाराज हो गए थे कि अब वो उम्र नहीं थी उनकी। बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश है, वहाँ घूमना और संसाधन, वहाँ तीसरा सबसे बड़ा राज्य, और संसाधन वहाँ पर सिर्फ आपको अगर जाना है 300-400 किलोमीटर रोज तो गाड़ी से जाना होता है, क्योंकि वहाँ ना ट्रेन पर्याप्त है और ना कुछ कोई साधन है, तो वो सिर्फ गाड़ी से बंगाल में कह रहे हैं कि सरकार आपकी वजह से नहीं बन पाई। नहीं, वो तो गवर्नर थे वहाँ पर, उनको तो पता ही नहीं।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी बात कोई सीरियस भी नहीं लेता, ना पार्टी सीरियस लेती है, ना वहाँ के कार्यकर्ता सीरियस लेते हैं, क्योंकि गवर्नर रहे, बड़े नेता रहे, ट्विटर व्विटर पे तो मीडिया वाले उसको उठा लेते केंद्रीय हैं। मंत्री रहे। हाँ, तो कोई उठा लेते हैं मीडिया वाले, बाकी उनकी बात को कोई महत्व नहीं देता, उनका पड़ोसी भी महत्व नहीं देता। पर अब बंगाल में आप नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे मुकदमे भी आपके खिलाफ वहाँ लग गए हैं और हर तरह के मुकदमे लग गए हैं जिनकी कल्पना नहीं की जाती कि ऐसे आरोप वाले मुकदमे आपके ऊपर लगे हुए हैं बहुत। तो अब बंगाल कौन देखेगा, क्या क्या चलेगा? नहीं, मैं देखता हूँ अभी भी सर वर्चुअल। बंगाल बिना जाए? हाँ, बिना जाए वर्चुअल पूरी मीटिंग करता हूँ, बात करता हूँ सबसे। और पर मैंने जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हिंसात्मक व्यवहार हो रहा है, वो आपको उद्वेलित भी करता होगा और विचलित भी करता होगा। बहुत विचलित करता है, बहुत विचलित करता है। केंद्र में सरकार होने के बाद भी उनकी उस तरह से मदद नहीं हो पा रही बंगाल के कार्यकर्ताओं की। अब चूंकि हमारे यहाँ जो संघीय ढांचा है, उसमें राज्य में केंद्र सरकार कितना हस्तक्षेप करती है, इसका एक मर्यादा है, और विशेषकर मोदी जी तो इस मर्यादा का बहुत पालन करते हैं। नहीं तो इंदिरा जी के ज़माने में तो कोई मर्यादा होती नहीं थी, वो तो चाहे कहीं पर भी कुछ भी कर देती थी, और मोदी जी इसका बहुत पालन करते हैं। और इसीलिए वहाँ पर एक सीमा तक ही केंद्र हस्तक्षेप करता है, और लॉ एंड ऑर्डर में हमेशा राज्य सरकार ही जिम्मेदार होती है, और वो बहुत ही क्रूरता से राजनीति करती है ममता जी, बहुत क्रूरता से, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी क्रूरता से। मतलब मैंने तो वहाँ 6 साल झेला, मैं यहाँ पर बच के आपके सामने बैठा हूँ तो वो हनुमान जी की कृपा से, नहीं तो मेरे लिए तो आपको घेर लिया था एक बार? आप एक बार नहीं, कई बार। एक बार का तो वीडियो हुआ था, और उस वक्त जो आपको बहुत ज़्यादा घेर लिया था दोनों तरफ से, आप कई बार। अगर और उसमें क्या आपके कलेक्टर ने और सबने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था आपको? नहीं, और मतलब वहाँ बम और गोली चल रहा, तो बहुत हमारी गाड़ियों पे गोली चली, बम फेंके गए। अभी तो ईश्वर की कृपा से बच गया है वहाँ से। पर ठीक है, इस देश के अंदर एक ऐसा भी राज्य है जहाँ पर राजनीति करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर तो मैंने बीएसएफ को भी नहीं आने देना चाहती वो, उन्होंने हाँ, बीएसएफ तो को कहा कि वो सीमा में नहीं घुसेंगे, गांव में वो नहीं जाएंगे। संविधान को ही नहीं मानती, जो मैंने कहा वही संविधान है बस। मतलब वहाँ पर बीएसएफ के अधिकारियों के साथ इतनी बदतमीजी से व्यवहार करती है वो, कि कई बार तो मतलब उन लोगों ने भी सीमा लांघी है। कई बार तो उनके लोगों को कह दिया कि आप ढंग से रहने तो हम शूट कर देंगे आपको, नहीं तो इतना, मतलब एक बार एक अधिकारी ने बड़ा उत्तेजित होकर बात की थी। तो ये अब ऐसा है कि इतना बड़ा देश है, डेमोक्रेसी है, और हम सबकी जवाबदारी, हम जवाबदार दल के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम जवाबदारी से काम करना पड़ता है। तो बंगाल में क्या भाजपा ने हार मान ली है, या जो अगला चुनाव जो होगा तो बंगाल उसमें में लड़ेगी? क्योंकि अब वहाँ के जितने कार्यकर्ताओं को पुराने को आप टीएमसी से तोड़ के लाए थे, उसमें से 40% तो वापस टीएमसी में लौट गए। नहीं, 40% गए, 10-20% गए। मुकुल राय चले गए। हाँ, 10-1% गए। और आपका वो जो बड़ा भारी लीडर था, जो वो मैं नाम भूल रहा हूँ, सांसद जो बहुत फायर ब्रांड सांसद थे, वो चले गए। बाबुल सुप्रियो। हाँ, बाबुल सुप्रियो। नहीं, बाबुल सुप्रियो चले गए। कोई खास कार्यकर्ता नहीं गए, थोड़े बहुत ही गए, 10-1% गए। उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके ऊपर केस, जैसे मुकुल दा के ऊपर कम से कम 70-80 केस लगा दिए थे। अर्जुन सिंह जो गए, हाँ, अर्जुन सिंह का जिक्र है, वो बड़ा लड़ाकू थे। 100-150 केस लगा दिया उनके ऊपर। अब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? और उनकी पत्नी तो बहुत ही बीमार थी, मुकुल दा की, बहुत गंभीर रूप से चली भी गई, वो तो चली भी गई। बहुत ही क्रूर, मैं कह रहा हूँ बहुत क्रूरता की हद तक वो ममता जी काम करती है। मैं यहाँ पर आपसे उल्लेख नहीं कर पाऊँगा कि ऐसी घटनाएं वहाँ पर हुई है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसमें मैं 6 साल रह के और काम करके आया हूँ। मैं मानता हूँ कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही मेरे पे, कि मैंने काम भी किया, पार्टी को बढ़ाया भी, वहाँ पर 3 से 77 तक वहाँ पार्टी ले गया। वो तो करोना नहीं होता तो हम सरकार बनाने तक ले जाते। और इसलिए बंगाल एक अलग प्रकार का प्रदेश है, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अब हम अगले 25-30 साल तक बीजेपी को ही राज करना है। देखिए, आत्मविश्वास की वजह क्या? देखिए, दूरदृष्टि उनकी बहुत ज़बरदस्त है प्रतीक जी। वो आज काम करते हैं, और कल के लिए भी और परसों के लिए भी। मैंने इतना दूरदृष्टि वाला नेता अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब 2047 में हमारा भारत कैसा होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया। जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, जब देश कहाँ पहुँचना चाहिए। फिर वो महंगाई के बारे में क्यों नहीं सोचते? देश महंगाई से बहुत परेशान है। बेरोजगारी के बारे में क्यों नहीं सोचते? देश बेरोजगारी से बहुत परेशान है।
आप तो बहुत पढ़े लिखे और समझदार पत्रकार हैं, बाकी और कोई पत्रकार ये प्रश्न पूछता तो मैं शायद उसका जवाब देता भी नहीं। आप एशिया में मुझे वो देश बताइए जो आर्थिक रूप से आज की तारीख में सक्षम है। एक राज्य बता, एक देश बता दीजिए मुझे। नहीं, पर हमारे जो सुनिए जनता पूरा, है हाँ पूरी वो बात सुनिए। महंगाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा है उसके अरे दिमाग भाई साहब, पाकिस्तान में हमसे 3 गुना महंगाई है। श्रीलंका की हालत आप देख रहे हैं, बांग्लादेश की हालत आप देख रहे हैं, चाइना की खुद की हालत आपको पता है कि नहीं पता है, अमेरिका की क्या हालत है अभी। ये जो कोरोना के बाद और यूक्रेन और रशिया के बाद जिस प्रकार सारे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उसमें हमारा ही देश एकमात्र ऐसा है पूरे एशिया के अंदर जिसने अपनी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ बना रखा है। नहीं तो अभी जिस प्रकार श्रीलंका की हालत आ रहे हैं वही पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान में भी गृह लेकिन युद्ध जिस होगा। तरह से बहुत सारे राज्यों में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में ये मुफ्त की जो योजना चला दी है, केजरीवाल जी की जो मुफ्त वाली योजना, सब चीज़ मुफ्त, क्या हम श्रीलंका की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? आपकी सरकार ने भी 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। देखिए उस वक्त नहीं देते तो फिर हमारे भी गृह युद्ध चालू हो जाता। आखिर वह गरीब व्यक्ति जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, लॉकडाउन हो गया, 1 दिन के लिए हो चलता, 2 दिन के लिए हो चलता, 6-6 महीने के लिए, साल भर के लिए, तो कहाँ जाएगा वो। तो ये ज़रूरी है कि उनके पेट में अनाज पहुँचे, और इस बात की तो सारी विश्व ने तारीफ़ की। लेकिन अब ये जो तेलंगाना में जो जगन उसकी चंद्रशेखर जी की सरकार है या जगन की सरकार है या केजरीवाल जिस बात के लिए आते हैं, मुफ्त की हम जो एक वो आदत डाल रहे हैं अपने नागरिकों को, ये श्रीलंका में भी यही हुआ था। और आपके बहुत सारे सेक्रेटरीज ने ये चेताया एक ऑफिशियल मीटिंग में कि हमको इस दिशा में सोचना होगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, आपने एक प्रश्न तो बहुत अच्छा उठाया ये, पर एक थोड़ा सा उत्तर इसका लंबा है, पर मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में एक शब्द है लोकहित, वेलफेयर स्टेट, और एक प्रश्न है लोकप्रिय। चूँकि हमको 5 साल में जनता के बीच में जाना है, तो लोकहित का निर्णय भी हो और लोकप्रिय निर्णय भी हो, इसके बीच में हमको संतुलन पैदा करना होता है। यदि आज मैं कह दूं कि आपके स्टूडियो की लाइट 24 घंटे माफ़, बिल्कुल, और 24 घंटे बिजली मिलेगी और बिल्कुल बिजली का बिल माफ़, आप खूब तारीफ़ करेंगे मेरी। सुबह से शाम तक आप मुझे, अरे कैसे मंत्री हैं, क्या जोरदार मंत्री, क्या जोरदार नेता है। फिर मैं कहूँगा नहीं भाई, यूजर शुड पे, आपने जितना खर्च किया उतना पे। अरे यार दम नहीं है नेता में। क्या है, जब इंडिविजुअल बेनिफिट मिलता है व्यक्ति को तो वो प्रशंसा करने लगता है। तो लोकतंत्र के अंदर हमको चुनाव भी जीतना है, लोकप्रियता का ध्यान भी रखना है, और चूंकि हम एक जवाबदार राजनीतिक दल हैं तो लोकहित की भी चिंता करनी है। तो हम लोकहित की चिंता करते हैं, बाकी राजनीतिक दल लोकहित की चिंता नहीं करते, सिर्फ लोकप्रियता की चिंता करते हैं। उसके कारण उनके खजाने खाली हो रहे हैं। हम आपसे, हमसे इनकार नहीं करते कि हम फ्री में नहीं दे रहे हैं, इसके बीच हमको संतुलन पैदा करना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम यदि ये नहीं करें तो 5 साल बाद हमारी सरकार नहीं आएगी, तो हम सरकार नहीं चला सकते। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये राजनीतिक मजबूरी बन गया है, एक राजनीतिक मजबूरी हो गया है, और इसको बैलेंस करते हुए, मैं फिर इस शब्द का इसको बैलेंस करते हुए हमें चलना पड़ेगा, लोकहित भी और लोकप्रियता के बीच। क्या मोदी जी, क्या भाजपा सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें इतना कमज़ोर, इतना लचर कांग्रेस मिली, इतना लचर कमज़ोर विपक्ष मिला, इतना कमज़ोर नेता राहुल गांधी के रूप में मिला जो वाइस ही नहीं बन पा रहा, जो अपना अस्तित्व ही खड़ा नहीं कर पाते विरोध में। जिस आप जैसे लोग थे जो प्रतिपक्ष में, अटल जी थे या आडवाणी जी थे, तो हंगामा हो जाया करता था शहर में, देश में। देखिए ऐसा है कि आप इसको दूसरी दृष्टि से सोचिए कि मोदी जी इतने स्ट्रांग नेता है, इतने ताकतवर नेता, इतने ताकतवर नेता है, नहीं इतने ताकतवर नेता है वो, कि उनके सामने विपक्ष खड़ा हो नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, विपक्ष में कहीं पर भी, अब जैसे आप राष्ट्रपति चुनाव का उदाहरण देखिए, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और उनके ही लोगों ने, टीएमसी ने ही वोट नहीं दिया, टीएमसी में क्रॉस वोटिंग, हाँ क्रॉस वोटिंग हुआ है, उम्मीदवार उनका था और उनके, तो झारखंड में वो सरकार चला रहे हैं, झारखंड में सहयोगी दलों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया, क्रॉस वोटिंग की। इसलिए मैंने कहा ना कि विपक्ष में दम नहीं है, और मोदी जी बहुत स्ट्रांग नेता हैं, बहुत ताकतवर नेता है। देश ही नहीं दुनिया में उनके बराबर नेता कौन है, ये सोचने वाली। राहुल गांधी को क्या सलाह देना पाएंगे? आपने बड़ा विपक्ष में समय गुजारा है और बहुत एग्रेसिव लीडर आप विपक्ष के रहे हो, युवा मोर्चा में भी और देश में।
तो राहुल गांधी कुछ गुरु बताइए ना कि विपक्ष, मजबूत विपक्ष कैसे होता है। देखिए, आप घोड़े को नदी के किनारे ले जा सकते हैं पर पानी नहीं पिला सकते हैं। पानी तो उसकी इच्छा से पिएगा वो। तो मैं क्या बताऊँ उसको, मतलब उनको कुछ कह नहीं सकता, बड़े नेता हैं वो। हम तो अगर कोई मौका मिला तो अपन तो जाके पानी पीना है तो नदी के पास छोड़ सकते हैं, पर पानी तो उनको ही पीना पड़ेगा। तो इसलिए इतनी योग्यता तो होना चाहिए ना। आपकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं विध्वंस या मतभेद से चल रहे हैं। वरुण गांधी के बयान विरोध में आते रहते हैं, कभी जो है वो एक सुब्रमण्यम स्वामी कुछ बोलते रहते हैं। क्या पार्टी में कुछ अंतर विरोध चल रहा है? नहीं, मैंने फिर इस बात को दोहराऊंगा। मैंने पहले कहा है कि जब आदमी इंडिविजुअल पॉलिटिक्स करता है तो इस प्रकार के विवाद होते हैं। जब आप संगठनात्मक तरीके से आप पार्टी के साथ काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब उनको संगठन समझ में नहीं आता, उन्हें इंडिविजुअल पॉलिटिक्स की है, तो हमेशा इस प्रकार के विवाद होंगे। और इसीलिए मैं फिर इसको दोहरा रहा हूँ कि हमारी पार्टी मास पार्टी हो गई है, उसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। नए नए लोग आए हैं, उन्हें प्रशिक्षण देना होगा और समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार की पार्टी है। हमने किसी दल में काम किया, वो अलग प्रकार का दल। छत्तीसगढ़ में भी आपके बहुत संबंध रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, आपके मित्र लोग अभी वहाँ हैं, आपका आना जाना है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ कांग्रेस में चल रहा है। जो टी.एस. सिंहदेव हैं, उन्होंने पंचायत विभाग छोड़ दिया है, एक बड़ा भारी पत्र लिखा है, कुछ विधायक उन पत्र के खिलाफ है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी आपने टी.एस. सिंहदेव के रूप में एकनाथ शिंदे को ढूंढ लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अब हमेशा हमको शंका की दृष्टि से क्यों देख रहे हो? हम किसी के पास जाते नहीं, लोग हमारे पास आते हैं। बहुत धन्यवाद कैलाश जी, एक लंबी चर्चा के लिए आपसे, बहुत सारे मुद्दों पर आपसे बातचीत हुई। बहुत धन्यवाद। डीजेएन न्यूज़ के लिए आप हमेशा समय निकाल लेते हैं, स्टूडियो में आते हैं, हम आपके आभारी हैं। और हमारे दर्शकों को भी आपके साथ आपको सुनने में एक आनंद आता है। अक्सर हमारे पास इस तरह की टिप्पणियाँ आती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को। बहुत बिंदास और बहुत बेबाक तरीके से उन्होंने दिल खोलकर आपसे बातें की हैं। बहुत सारे सवाल उनके इस इंटरव्यू में अभी भी हैं जो खुद जवाब मांग रहे हैं, और वो जवाब वक्त देगा, जनता देगी। जनता ये जानती है कि कैलाश विजयवर्गीय जो बात कहते हैं उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक ही बात में वो कई सारे बात कहते हैं, कई सारे निशाने साधते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस निशाने को किस रूप में लेते हैं। देखते रहिए डीजेएन न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।